हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और इसमें मैं बात करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, उसके रिगार्डिंग आज बात करने वाला हूँ। और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आ दूँ कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ना, मैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने बताया था उस हिसाब से उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को आप कैसे उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, अप्रोच मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्योंकि कुछ लेंदी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ कैलकुलेशन वाला भी होते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, और प्रेशर को कैसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आपको सोचने का तरीका मैं बताऊँगा, आप किस हिसाब से सोच सकते हैं। पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। तो आइए डिस्कशन करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिया हूँ एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 का ही मैंने लिया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो रिलेटिव जो बिहार सीजीएल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो इसीलिए मैंने उस बुक से लिया। कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहिए जो थोड़ा बेहतरीन टाइप का है। ऐसे कि मैं 5 सेट तक क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, एडिटोरिया का 1 to 5 सेट 1 का जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 का, उसका 1 से 5 तक का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मेरे चैनल में अपलोड है। आप जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर का ही मैंने सॉल्यूशन कराया हूँ। ठीक है, पहला वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसको भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो मैंने किस तरह से अप्रोच करके बताया तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, तो आइए स्टार्ट करता हूँ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप एग्जाम हॉल से एक बार पहले जरूर देख के जाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। तो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन की 243 पर पावर n/5 इंटू 3 to the power 2n+1, डिनोमिनेटर में 3 to the power 2n इंटू डॉट किया यहाँ पे इंटू में है 3 to the power n-1। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्रोच बताऊंगा आपको सोचने का। आप देखो यहाँ पे 243 पर पावर क्या है, n/5 है उस। ठीक है, तो 243 किसी का क्यूब होता होगा। ठीक है, तो 243 किसका क्यूब होता है, मतलब उस पावर अगर मैं बात करूँ तो 3 का होता है ना। 3 to the power अगर आप 5 करोगे तो कितना होता है, 243 होता है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 243 मतलब 3 to the power 5। ओके, कैसे आप जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आप 3 to the power मतलब 3 पर स्क्वायर करोगे 9 होता है, फिर 9 3 to the power स्क्वायर करोगे तो 9 होता है। और तो यहाँ पे 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, आपको 81 हो जाएगा। और 81 गुना 3 करोगे तो फिर आपका मतलब 243 आ जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 3 to the power 5, तो इस तरह का आपको सोच डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 to the power 5 मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्या कर सकते हो, जो n/5 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या था, n/5। ओके, तो n/5 यहाँ पे है, तो ये 5 जो है ना आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इनटू में आपका क्या है, 3 to the power 2n+1 है, 2n+1 है। आप देखो डिनोमीटर में क्या है, 3 to the power 2n डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में 3 to the power n-1 है। ठीक है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में आप अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। आप देखो क्या होता है कि अगर एक कंसेप्ट होता है कि पावर का रिस्पेक्ट में अगर a है यहाँ पे a to the power m है, अगर फिर यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में भी अगर a to the power क्या है n है, तो यहाँ पे क्या बेस तो आपका सेम है, तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है ना। जब बेस सेम होता है ना, पावर डिनोमिनेटर में रहता है तो ऊपर जाएगा तो क्या घट जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a to the power इसको आप लिख सकते हो क्या, a to the power m-n हो जाएगा, m-n हो जाएगा। ठीक है, m-n हो जाएगा, ये कंसेप्ट होता है। दूसरा कंसेप्ट होता है अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन में रहता, अगर a to the power m इंटू यहाँ पे a to the power n रहता तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता, तो a to the power क्या हो जाता है, m+n हो जाता, m+n। ठीक है, यहाँ पे m+n हो जाता। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा। इस क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 to the power n। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या मतलब 3 to the power 5 किया तो 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 3 to the power n इंटू 3 to the power 2n+1, 2n+1 डिवीजन बाय। ठीक है, डिवीजन बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the power 2n इंटू 3 to the power n-1। ठीक है, आपको मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है टाइम टेकन है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या पावर, यहाँ पे बेस क्या सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर क्या ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 to the power n है और यहाँ पे 2n+1 है, तो अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। इसको जब ऐड करो तो 3 to the power यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, 3n+1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे उसी तरह 3 to the power यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n है, n-1 है, तो यहाँ पे जब ऐड करोगे मतलब डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे बेस क्या सेम है, जब ऐड करोगे तो 3 to the power यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 to the power यहाँ पे 3n हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया ना, यहाँ पे देखो यहाँ भी बेस सेम है ना, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो घट जाएगा ना, ऊपर में जाएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 और यहाँ पे 3n
+1, ठीक है, और नीचे का पावर ऊपर आएगा तो क्या घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3n, और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 3n 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी इज द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने का तात्पर्य यही था कि आप इस तरह का क्वेश्चन देकर घबराए नहीं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, विदिन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रहा था तो फिर आपको लग रहा था कि टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं समझा भी रहा था ना तो आपको। तो इसमें क्या था, एक पावर का कंसेप्ट था, ठीक है। तो पावर का इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी रहे जहाँ पे बेस सेम होता है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर वहाँ पे 8 हो जाएगा, उसका पावर 8 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में रहता है ना, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, नहीं सब ट्रिक्स मतलब घट जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, ठीक है, 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो अभी से 6 वर्ष पहले का बात बोला है ना, 6 वर्ष पहले, तो कितना अनुपात था, 6:5 का था रेशियो, ठीक है। अब इसको मैं रेशियो से बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट में मान लेता हूँ ना, यहाँ पे प्रेजेंट मान लेता हूँ स्टार, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 6 वर्ष पहले का बात है माइनस में जाएगा, मतलब 6 वर्ष, ठीक है। अब बोला है क्या, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो गया, 11 यहाँ पे 10 का अनुपात हो गया 4 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखो रेशियो तो कांस्टेंट होता है ना, आप मान लो कि आपका अभी अगर रेशियो का अनुपात किसी का तुलना में अभी अगर रहा होगा कुछ, तो फिर उतना साल के बाद वो तो ईयर तो कांस्टेंट रहा होगा। तो 4 वर्ष के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ गया, यहाँ पे 10 वर्ष का डिफरेंस आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया 10 वर्ष का। तो रेशियो में यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ गया, देखो 6 में 11, मतलब 11 में 6 गया तो कितना का 5 का, और 10 में 5 गया तो 5 का डिफरेंस आ गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है। आप क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी, सुरेश का उम्र पूछ रहा है, ठीक है। तो सुरेश का यहाँ पे 6:5 रेशियो 6 साल पहले था, ठीक है। तो किसी से भी आप निकाल सकते हो ना, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ना, तो अभी मतलब 4 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में बताना, तो प्रेजेंट में 4 साल घटा देंगे तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप कैसे सोच के बना सकते हो, ठीक है। 6 वर्ष पहले मतलब कोई कमल एवं सुरेश का अनुपात कितना था, 6:5 था, 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले का मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 6 वर्ष पहले उसका अनुपात था 6:5 था, ओके। और अभी 4 वर्ष बाद अगर बात करें तो 4 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना था, 4:11 मतलब 11:10 था, ठीक है, 11:10 था, ठीक है, रेशियो 4 साल बाद। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे रेशियो तो ईयर तो फिक्स रहेगा ना, ईयर तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रेशियो का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। और उसका रेशियो का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे 5 = 10, तो यहाँ पे 1 = क्या, मतलब 2 का मतलब इससे बड़ा होगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जब 2 आ रहा है रेशियो का वैल्यू 2, तो इसको कर सकता हूँ क्या, अब यहाँ से एज निकल जाएगा। तो एज कैसे निकाला, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो 11 मतलब जो 10 का रेशियो है यहाँ पे, तो आप इसको 10 को 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ ना, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 किसका रेशियो निकल जाएगा आपका, सुरेश का निकल जाएगा, कितना 4 साल के बाद। लेकिन अभी वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, उसका 16 साल आयु हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि A से 7,000 रुपया अधिक और B से 5,000 रुपया अधिक अंशदान मतलब देते हैं, तो कुल लाभ से B को प्राप्त होगा, ठीक है। इसको भी आप रेशियो से कर सकते हो। रेशियो बोले कि अगर कोई मतलब कोई शेयर में मिलकर कोई मतलब बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो जो जितना लगाएगा उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा। रेशियो आप जितना लगाओगे पूंजी, तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट आप लोगे। अगर मान लो तीनों मतलब स्टार्ट किया, तीनों का यहाँ पे कितना 47,000 का मतलब तीनों मिला के देते हैं, ठीक है। और कह रहा है क्या 5,000 रुपया क्या C से B, मतलब 5,000 रुपया B जो है ना रुपया अधिक देता है। तो मान लो कि चलो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर ये क्या देता है, मतलब कुछ भी नहीं देता है, ये क्या 0 रुपया देता है, मान के चलो, ठीक है, 0 रुपया देता है, तो ये 5,000 रुपया दिया होगा, तभी तो 5,000 रुपया दिया होगा ना, ये 500 रुपये दिया होगा, मान के चलो ना, इसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं दिया मतलब 0, ये 5,000 दिया होगा। और B जो है ना, मतलब ये B से 7,000 रुपये ज़्यादा देता है, तो ये कितना दिया होगा, 12,000 रुपया दिया होगा, ठीक है, 12,000 रुपया दिया होगा ना, 12,000 रुपया दिया होगा, ठीक है। अब 12,000 हो गया। अब देखो 12 और मतलब और 5 कितना हो गया आपको, यहाँ पे 17,000 रुपया होगा। बाद बाकी जो 30,000 रुपया होता है ना, 30,000 रुपया तीनों में इक्वल दिया होगा। तो तीनों में जब इक्वल दिया होगा तो ये भी 10,000 रुपया दिया होगा, 10,000 रुपये ये भी दिया होगा ना, तभी तो इक्वल होगा। 10,000 रुपये ये भी इक्वल दिया होगा, ये भी 10,000 रुपया दिया होगा, ठीक है, और ये भी 10,000 रुपया दिया होगा, ओके। अब देखो जब 10,000 ये भी दिया होगा तो इसका टोटल पूंजी कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये दिया होगा। अब B कितना 15,000 रुपये दिया होगा और C 10,000 रुपये दिया होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, A B और C। तो A ने कितना दिया होगा, 22,000 रुपया दिया होगा, ठीक है, 22,000 रुपया दिया होगा। B ने 15,000 रुपया दिया होगा, ओके। C ने 10,000 रुपया दिया होगा, टोटल 47,000 रुपये हो भी गया, ओके। अब कह रहा है क्या
कि बी का लाभ का प्रतिशत होगा, तो जो रेशियो में पैसा लगाया बी उसी रेशियो में तो मिलेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल लूँगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, रेशियो 3 जो आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 22 15 और 10 का रेशियो आ गया, 22 15 10 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो बी जब भी कम आएगा ना यहाँ पे 15, ठीक है, तो मतलब 15 का रेशियो में काम करेगा। जब 15 का रेशियो में काम करेगा 15% उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, 15%। और टोटल कितना है 22 और 15 और 10 कितना 47 है, तो 47 तो मतलब 9400 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 47 इक्वल टू क्या है 9400, एक का वैल्यू 200 हो जाएगा, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, तो इसका जो मतलब प्रॉफिट मिलेगा तो 3000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जब भी होगा तो 15 का मल्टीपल में होगा, ठीक है। आप इस तरह से ऑप्शन में देख सकते हो, बी का जब भी रेशियो होगा ना इस तरह का क्वेश्चन को आप क्या करो, यहाँ पे देख सकते हो बी का यहाँ पे 22 15 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो बी का रेशियो पूछ रहा है ना, बी हमेशा 15 का मल्टीपल में होगा, इसका रिजल्ट 15 का मल्टीपल में होगा, तब 15 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट आप टिक करोगे, आगे निकल जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शन या तो देखो ई भी 15 से डिविजल नहीं होगा, ई भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, ठीक है, ओनली ई वाला ऑप्शन 15 से डिविजल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात क्या है, 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, 80 ग्राम का मिश्रण का धातु है और उसमें 5:3 है, ठीक है, 5:3 है, ठीक है। तो यहाँ टोटल अनुपात कितना हो, मतलब टोटल कितना हो गया 8 हो गया, 8 का वैल्यू 80 ग्राम है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 10 ग्राम, इसका मतलब 50 और 30 का रहा होगा मिश्रण, 50 और 30 का रहा होगा। आप बोल रहा है कि आप कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए दूसरी वाले में इसमें कि उसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, मतलब 5 का रेशियो में फिक्स्ड है, इसी में बढ़ रहा है ना, इसी में, तो इसमें मैं कितना बढ़ाऊंगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 10 का ही जा रहा है ना, यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे एक अगर बढ़ाता हूँ 1 मिनट का वैल्यू क्या 10, अगर 10 बढ़ाऊंगा यहाँ पे क्या 40 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 10 ग्राम अगर बढ़ाऊंगा तो 40 हो जाएगा और 5:4 का रेशियो मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ग्राम बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40, नया रेशियो क्या है 40, यहाँ पे 5:4 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अब देखो 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो 5 संख्याओं में पहली 4 संख्या का जो औसत है ना, औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या होगा, ठीक है। औसत का मतलब होता है क्या, एवरेज, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। औसत का मतलब होता है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिला। तो क्वेश्चन का कंडीशन है ना, जैसे मान लो कि 27 एक मिनट 27 मैं सबको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो पांचों को मैंने दे दिया 27, ठीक है, यही तो औसत बोल रहा है पांचों संख्या का। लेकिन क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ कि 5वीं संख्या हमको निकालना है, ठीक है। अब तो ये औसत है ना, निकालना है मुझे, क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि चलो यहाँ पे संख्या मुझे पता नहीं है, निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोल रहा है क्या, पहली 4 संख्या जो है ना, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या से 2 गुना है, ठीक है। तो जो 4 संख्या का औसत यहाँ पे होगा ना, पहली 4 संख्या का औसत, ठीक है, वो 5वीं संख्या से 2 गुना है। 5वीं संख्या से जब 2 गुना होगा तो 5वीं संख्या हमको निकालना भी है, और टोटल औसत कितना 27 है। जब 27 है तो 27 को हम 5 बार डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो टोटल संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा ना। आप देखो 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या से 2 गुना है, ठीक है। तो 135 को यहाँ पे ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन से इसलिए कर रहा हूँ, तो 5वीं संख्या मुझे चाहिए। 5वीं संख्या अगर देखो 5वीं संख्या यहाँ पे क्या रखता हूँ 30 रखता हूँ, तो 30 रखता हूँ ना, तो मतलब इसका 2 गुनी, तो औसत क्या 60, तो यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 25 रखता हूँ ना, पाँचवीं संख्या 25 रखता हूँ, तो 25 दूनी 50, ठीक है। तो 50 ये भी नहीं होगा कि 135 ही चाहिए हमको। 20 रखता हूँ ना, 20 यानी मतलब दूसरी संख्या, मतलब जो 5वीं संख्या अगर 20 रखता हूँ ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 20, और मतलब जो उसका औसत है चारों संख्या का कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, यानी 4 तो 160, ठीक है, यानी 180 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, यानी 15, ठीक है। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ, अगर पहली 5वीं संख्या क्या 15 हो, ठीक है, तो और चारों संख्या का औसत कितना हो 30 हो, यहाँ पे देख सकते हो डबल है, तो 30 डबल भी होता है, और 30 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 और 15 क्या हो 135, और 135 जो पाँचों संख्या का औसत 27 करके 135 आ भी रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना था, सोचने का खाली इसमें मतलब ये है, ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप सक्सेसिव लगा दो। एक व्यक्ति का आय 10% बढ़ा, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद फिर पुनः 20% बढ़ गया। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो आप इसमें सक्सेसिव डायरेक्ट लगा सकते हो। सक्सेसिव का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है x + y प्लस x × y/100 होता है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है तो साइन के साथ आप रखोगे तो सक्सेसिव आप मतलब बढ़ रहा घट रहा तो उसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर बोल रहा है कि 10% बढ़ा फिर 20% घट जाता तो यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज़ कर लेता ना, साइन के साथ यूज़ करोगे तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। आप देखो 10% बढ़ रहा है तो 10% प्लस 20% फिर बढ़ रहा है तो यहाँ पे 20 तो मैंने कर दिया प्लस, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था 10 × 20/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10/20/100 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 10 और 20 30 और 2 32% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक संख्या का मतलब
22.1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। ठीक है, इतना अगर वृद्धि करेंगे ना तो 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितना होगा। अब देखो इसका वैल्यू अगर आपको पता है ना तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 22.1/2, अगर 22.1/2 अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ 45, 22 दूनी 44, 45/2। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है क्या 100। ठीक है, आप इस टाइप का वैल्यू याद रखें, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे 5 से अगर कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो ठीक है, और फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा तो 9/40 हो जाएगा। ठीक है, 9/40 यानी 22.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा। आप देखो 9/40, अब मान लो कि 9/40 आपका कोई संख्या 40 रहा होगा। ठीक है, अगर इतना परसेंट वृद्धि करेंगे तो संख्या बढ़ के क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 9 यूनिट का मतलब क्या होगा, संख्या बढ़ के 49 हो जाएगा। 40 से 49 हुआ होगा अगर 22.5% अगर उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, और 49 का मुझे वैल्यू यहाँ पता है 98, तो यहाँ कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संख्या कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो इस 40 को मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। इस मैं इस को क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स एज मतलब लॉजिक, इसमें रटने का कोई बात नहीं है। ठीक है, आप एज मतलब दिमाग से भी कर सकते हो कि इसमें क्या कह रहा है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो खुद भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर रहा। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, आप जब भी करो ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 40 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अगर बात करें, और यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 40 संतरों का क्रय मूल्य जो है ना 50 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 संतरे जो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, तो 50 संतरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो संतरे हम 1 रुपया करके बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे 50 रुपया उसका क्या कॉस्ट प्राइस हो गया, बट बेच रहा है कितना में, 40 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको आपको दिख रहा है यहाँ पे घाटा लग रहा है ना। अब ये घाटा कितना मतलब लॉस होगा, लॉस कितने प्रतिशत का लॉस होगा, तो परसेंटेज मैं निकाल सकता हूँ ना। यहाँ पे 10 रुपया का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 10, और लॉस प्रतिशत हमेशा किस में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है। ठीक है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 और इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 20% का उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ पे 50 दूनी 100। ठीक है, तो 20% का यहाँ पे क्या उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 रुपया हो जाती है। ठीक है, 800 रुपया यहाँ था, ठीक है, कोई राशि, और साधारण ब्याज उसका क्या हो जाता है, 920 रुपया हो जाता है। और साधारण ब्याज क्या होता है आपका इक्वल मतलब ये हो जाता है, जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आपको प्राप्त हो वो भी वही सेकंड ईयर में होगा। ठीक है, और जो CI में होता है उसमें ब्याज भी आपको लेना मतलब जोड़ना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 रुपया आपने मतलब कहीं किसी को दिया। ठीक है, उसका ब्याज आपने 120 रुपया लिया 3 साल में, तो प्रत्येक साल आपने क्या किया होगा, 40 रुपया करके ब्याज लिया होगा, 40 करके। ठीक है, अगर सिंपली कहूँ तो 800 का 40, 800 रुपया आपने दिया, तो 40 रुपया अगर आपने ब्याज लिया होगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे अरे 5% मुझे ब्याज प्राप्त हुआ ना, 5%। इसको निकाल भी सकते हो ना, 40/800 इंटू 100 करके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 5%। तो यहाँ पे R निकल गया 5%। अब बोल रहा है क्या कि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, प्रति वर्ष 3% बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में कितना 5% रहा, सेकेंड ईयर में आप देखो इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में कितना रहा 5% रहा, सेकेंड ईयर में 8% रहा ना, बढ़ा दिया मैंने 3%, थर्ड ईयर में 11% कर दिया ना। अब साधारण ब्याज तो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको इक्वली कर सकते हो ना आप, 11 और 5 यहाँ पे अगर ये करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज मैं निकाल लूँगा ना साधारण का, तो 8%। तो डायरेक्ट या तो 3 साल का 8% निकाल लेंगे, या तो फिर मैं 5%, 8% और 11% निकाल लूँगा। अगर 800 का 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और फिर 800 का मैं 8% निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 64 यानी 64 रुपया मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। फिर 800 का अगर 11% निकालूंगा तो 11% कितना हो जाएगा, 88 रुपया मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे ना 40 64 और 88 तो 192 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टोटल राशि कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा, क्योंकि 800 रुपया तो दिया था, मिल कितना जाएगा 192 रुपया ब्याज। ठीक है, तो कितना 992 रुपया। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया था ना कि 5%, ठीक है, और 8% और 11%। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 8% हो गया। ठीक है, तो 8% का डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, 800 इंटू 8% ब्याज यहाँ 3 साल के लिए 3/100। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना 0 0 कैंसिल होगा, तो 8 से 24 गुना 8 जब करोगे तो 192 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है। ठीक है, 2 वर्षों का। ठीक है, तो मैंने एक डिफरेंस वाला फॉर्मूला बताया था आपको, आप वहाँ से कैलकुलेट करें। बट अगर ऐसे जनरली करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी हो जाएगा। एग्जाम में आपको बहुत बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विथ टाइम को भी सेविंग करना है। ठीक है, तो अब 2 वर्ष का अगर डिफरेंस रहेगा ना, तो 2 वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर डिफरेंस दिया रहेगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि डिफरेंस
जो भी डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट इनटू जो भी रेट दिया रहेगा ना, रेट बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं मतलब यहाँ पे 2 वर्ष है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए वैलिड है ये डिफरेंस वाला फार्मूला, तो आप इस तरह से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैलकुलेशन करके। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ 768 रुपया, ठीक है, 768 रुपया। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मुझे निकालना है, यहाँ पे रेट कितना है 8% का रेट है, तो 8/100 और फिर 8/100, ठीक है। अब जब इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा ना, यहाँ पे देखो 8 से अगर कैंसिल आउट करूँगा तो 8 8 8 9 72 और फिर बचेगा कितना 4, तो यहाँ पे 8 6 48, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। फिर 8 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे 12, ठीक है, तो 12 और फिर यहाँ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 12,000 रुपया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी खुद ट्राई करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, और श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में करता है, और मोहन तथा राम एक साथ 20 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि राम और श्याम कितना 10 दिन में करता है, इसको मैं आपको एलसीएम मेथड से बताऊंगा, ठीक है। राम और श्याम कितना दिन में करता है, आपको 10 दिन में करता है, ठीक है। राम और श्याम, मोहन मतलब और कर लेते हैं, ठीक है। श्याम और मोहन कितना दिन में करता है, श्याम और मोहन, तो श्याम और मोहन कितना दिन में करता है, आपको 15 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद राम करता है, उसके बाद फिर मोहन तथा राम, तो मोहन और राम कितना दिन में करता है, मोहन और राम आपको 20 दिन में करता है। तो 10 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सब एलसीएम आना चाहिए फटाफट। तो 60 आ जाएगा, तो 10 से यहाँ पे जाएगा तो 6 इफिशिएंसी इसका निकाल लूँगा, 6 हो जाएगा राम और श्याम का, और यहाँ पे 15, तो 15 4, यानी श्याम और मोहन का जो इफिशिएंसी कितना 4 का हो जाएगा, मोहन और राम, तो मोहन और राम का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा ना, यहाँ पे 2, मतलब इस तरह से आप करोगे 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे देखो राम भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, श्याम भी 2 बार आ रहा है, मोहन भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ राम प्लस श्याम प्लस मोहन इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क का इफिशिएंसी करने का 6 4 10 और 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, राम प्लस मोहन प्लस श्याम इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसका निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मोहन का इफिशिएंसी निकालूंगा। तो मोहन का इफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे देखो राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ठीक है। तो राम प्लस श्याम का इफिशिएंसी पीछे से मुझे पता चल जाएगा ना, राम प्लस श्याम का इफिशिएंसी मुझे पीछे से श्याम कितना इफिशिएंसी से काम करता है, 6 इफिशिएंसी से काम करता है, तो मोहन का निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या, 2 इंटू 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहन, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो आप देखो 2 उधर चला जाएगा तो 13/2, और तो एम इक्वल टू हो जाएगा 13 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इफिशिएंसी से काम करेगा, और 1/2 इफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल वर्क कितना, तो 60 को डिवीजन करूँगा 1/2 से, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 डेज लगा देगा। मोहन अकेले काम को 120 दिन में पूरा करेगा, ठीक है, 120 दिन में काम को पूरा करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, कार्य करता है ना, आप देखो ये कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है। अगर मान लो कि ये कोई काम है, ठीक है, अगर ये कोई काम करता है, देखो यहाँ पे एक काम करता है, यहाँ पे उसका 1 दिन में काम करता है, एक काम को 1 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को क्या 3 दिन में कर सकता है ना, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। ए और बी का यहाँ पे रेशियो का बात कर रहा हूँ मैं, इसका एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है कार्य करने की क्षमता। अब बोल रहा है क्या कि काम करना था बी, मतलब और 20 से 20 दिन कम समय लेता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 दिन का है, तो 3 और मतलब 3 और 1 का डिफरेंस कितना 20 दिया हुआ है, तो 1 मतलब 2 इक्वल टू क्या 20, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 1 यूनिट काम करता है तो यहाँ पे 10 दिन, ठीक है। ए अगर 10 दिन लेता है ना तो बी कितना दिन ले लेगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 12 एवं 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, ठीक है। तो 3 दूरियाँ है, 3 समान दूरियाँ है, मतलब यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या डी है। अब मान लो D1 चल रहा है, ठीक है, D1 चल रहा है, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है D, मतलब D1 चल रहा है, फिर D2 चल रहा है, फिर मतलब D3, और तीनों इक्वल है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है। तो D मैं मान सकता हूँ ना। तो इस क्वेश्चन में कहा रहा है क्या, एक व्यक्ति तीनों समान दूरियाँ, ठीक है, 3 समान दूरियाँ मैं D मान लेता हूँ, 3 समान दूरियाँ 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कि चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटा लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है 12 घंटा, तो प्रत्येक दूरी कितने किलोमीटर होगा, यानी डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो होता है क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे तो क्या है कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे स्पीड भी दिया हुआ है, तो टाइम मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, टाइम मुझे निकाल सकता हूँ ना। तो टाइम निकालने के लिए आप करेंगे क्या, तो टाइम निकाल के दोनों को अगर इक्वल करूँगा 12 घंटा से तो मुझे निकल जाएगा। तो ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो आप इस फार्मूला से अलग अलग करके कर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस अलग करके, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड करके। जैसे यहाँ पे 12 घंटा दिया हुआ है, तो 12 घंटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई, यहाँ पे डी बाई
पहले चलता है 15, यहाँ पे उसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा dy यहाँ पे 12, और फिर यहाँ पे dy यहाँ पे फिर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से करोगे तो फिर इसका रिजल्ट है, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा आपको 60 किलोमीटर। ओके, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करूँगा अब बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे ना आप एलसीएम से करें। एलसीएम से इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ देखो 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा पहले बताओ। 15, 12, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 15, 12 और 20 का एलसीएम 15, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, जब 60 आ जाएगा यहाँ पे देखो 15, 4 मतलब 4 का चल रहा है स्पीड से, मतलब मान के चलो 4 का एफिशिएंसी से चल रहा है। ठीक है, 4 मतलब 4 से चला होगा, 4 घंटे चला होगा। ये भी कितना घंटे चला होगा, ये चला होगा आपका 5 घंटे चला होगा। ठीक है, 12 5 60 और ये चला होगा 3 घंटा। यहाँ पर टोटल टाइम देख लो, टोटल टाइम 12 आ रहा है कि नहीं, तो 5 4 9 8 3 12। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटा फुल चलता है तो 12 घंटा भी आ रहा है और टोटल यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है। तो जब व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है तो रेलगाड़ी के यहाँ से क्या निकल जाएगा, मतलब स्पीड निकल जाएगा ना, कितना स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो 8 सेकंड में पार कर रहा है ना, तो यहाँ पे अगर स्पीड निकालना हो ना तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो रेलगाड़ी का यहाँ पे मुझे लेंथ मैं मान लेता हूँ, रेलगाड़ी का लेंथ एल। ठीक है, एल बाई 8 हो जाएगा इसका स्पीड। अब फिर कह रहा है क्या पार करता था 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। जब लंबे प्लेटफॉर्म है 20 सेकंड में पार करेगा ना, तो रेलगाड़ी का भी कुछ लेंथ रहा होगा, तो लेंथ प्लस 264 बाई क्या हो जाएगा 20। ये भी एक स्पीड हो गया रेलगाड़ी का। ठीक है, तो दोनों का अगर स्पीड को अगर इक्वल करूँगा तो यहाँ से मुझे रेलगाड़ी का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसको कर लेता हूँ ना, तो एल बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और इक्वल टू हो जाएगा आपका एल प्लस 264 बाई यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, आप देखो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा ना एल से, तो एल से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.5 एल और एक एल इधर आ जाएगा घट जाएगा तो 1.5 एल। ठीक है, तो 1.5 से जब डिवीजन करोगे ना इसको आ गया 264 बाई यहाँ पे क्या कर दो 1.5 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 कम 15, हाँ ठीक है, यहाँ 11 बचेगा तो 15 7 105 और उसके बाद फिर आपको बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा तो फिर 15 से 90 तो 176 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 176 मीटर आ जाएगा उसका ये डिस्टेंस। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का परिमाप होता है यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ हो गया, इसका विड्थ हो गया। ठीक है, तो इसका आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो आयत में क्या होता है आमने सामने भुजा इक्वल होता है ना। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे क्या 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू आपको दिया हुआ क्या 60 दिया हुआ है। तो मुझे पता चल जाएगा ना यहाँ पे एल प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इक्वल हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से 2 मैं कैंसिल आउट कर दिया हूँ, 30 हो जाएगा। ओके, आप देखो आप बोल रहा है क्या क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात क्या 12:2 दिया हुआ क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी होता है और लंबाई का अनुपात एल होता है इक्वल टू क्या कितना दिया 12:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा तो बी कितना 12 हो जाएगा। बी जब 12 हो जाएगा तो एल कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है तो एल कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 सेंटीमीटर भुजा के समस्त भुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14 सेंटीमीटर जो समस्त भुज होता है ना उसका अंतः क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या उसका फिर मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रिटर्न √3/2 इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे 2 करेंगे तो 7 7, तो 7√3 यहाँ से रेडियस निकल गया तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। जब 7√3 निकल गया तो एरिया सर्किल का एरिया कितना होता है अंतःवृत्त का पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है 7√3 इंटू 7√3। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 7 यहाँ से कैंसिल होगा और 3 और 3 क्या 3 हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इंटू 7 तो 21 हो जाएगा। 21 गुना 22 करेंगे तो यहाँ पे 22 गुना 21 करेंगे तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा 400। यहाँ यूनिट डिजिट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा तो इस तरह का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। हर तरह से आपको सोचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन क्या एक ही था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, आई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। 14 मीटर लंबाई के घन आकार का टंकी में रखे जा सकने वाली बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो 14 मीटर लंबे हैं घन का आकार का है तो उसमें रखने वाले। ठीक है, तो इसका जब बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। जब 4 पाई r स्क्वायर करूँगा तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा, r लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या d/2 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 7 गुना 4 करेंगे 28, 28 गुना 22। ठीक है, तो यहाँ पे 28 गुना 22 करेंगे। ठीक है, तो 28 गुना जब 22 करेंगे आप 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ पे 2 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, आपको तो पूरा कैलकुलेशन करना भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। साइन पाई/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। कॉस पाई/6 का वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस के केस में √3/2 होता है, तो √3/2। और tan पाई/3 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे होता है आपका √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 क्या हो जाएगा? 3 × 3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2√2 हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा इसका? 2√2 इसका रिजल्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या? चित्र ओ में वृत्त का केंद्र तथा BOC, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र तथा BOC 150 डिग्री है, तो BEC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखो क्या होता है, BOC 150 डिग्री है, तो यहाँ से E डिग्री 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका जस्ट मतलब जो सेंटर में कोण बनता है ना, उसका मतलब जो बनता है उसका जस्ट आधा होता है। तो जब E 150 डिग्री है ना, तो यहाँ पे इसका कोण कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 150/2, तो 70 मतलब कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब 75 डिग्री इसका कोण E का पूछ रहा है, ठीक है, तो आमने सामने का कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 75 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 75 डिग्री ऑलरेडी निकल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 105 डिग्री हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को इस तरह का और चाहिए क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मैं डेली मतलब 2 सेट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट टाइम में आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बट अगर आपको चाहिए, डर लग रहा है, तो फिर आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जिस टाइप का मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ ना, सेम हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा, और आपको इसी टाइप से अप्रोच को भी फॉलो करना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो का अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।